फास्ट फॉरवर्ड रिकैप में आपका स्वागत है। 2.5 साल तक साथ रहने के बाद महत्वाकांक्षी कलाकार बेन अपनी पहली असली गर्लफ्रेंड सूसी से ब्रेकअप से गुजर रहा है। वो उस पर चिल्लाती रहती है, लेकिन चूंकि वह बिना किसी प्रतिक्रिया के बस वहीं खड़ा रहता है, इसलिए वह भी उस पर चीजें फेंकना शुरू कर देती है। बेन को कॉलेज के अपने आखिरी साल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लेकिन वह ब्रेकअप के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। इससे कोई मदद नहीं मिलती कि उसे लंच के दौरान सूसी को एक नए लड़के के साथ फ्लर्ट करते देखना पड़ता है, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि क्या वह उसे धोखा दे रही थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त सीन कहता है कि उसे बेहतर महसूस करने के लिए रिबाउंड की जरूरत है, लेकिन बेन को ऐसे लड़के की सलाह पर भरोसा करने में परेशानी होती है, जिसकी महिलाओं के साथ हमेशा बुरी किस्मत होती है। कला कक्षा के दौरान वह मॉडल के बजाय एक सुंदर सहपाठी का चित्र बनाना शुरू कर देता है और शिक्षक उसे इसके लिए डांटता है। छात्र आवास गृह में रहने का मतलब है कि बेन अपनी उम्र के 120 लोगों के साथ इमारत साझा करता है, इसलिए हर रात वह उन्हें गंदे होते हुए सुनता है। आज रात वह सो नहीं सकता, इसलिए उसने सूसी को फोन करके उसे जगाने का फैसला किया। वह उससे माफी मांगता है और उसे फिर से साथ रहने के लिए कहता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है और नए लड़के का जिक्र करती है। इसके बाद भी बेन को नींद नहीं आती और वह सूसी के साथ अपनी तस्वीरें देखने लगता है। वह उन्हें जलाने के बारे में सोचता है, लेकिन खुद को ऐसा करने के लिए तैयार नहीं कर पाता। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बेन को अनिद्रा की समस्या होने लगती है। वह सोने के लिए कई तरीके आजमाता है, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं आता, और भले ही वह खुद को व्यस्त रखने के लिए अलग अलग गतिविधियां चुनता है, लेकिन उसके विचार बार बार सूजी के बारे में ही आते रहते हैं। एक शाम वह किराने की दुकान पर नाश्ता ले रहा होता है और देखता है कि वे रात की शिफ्ट के लिए कर्मचारियों की तलाश कर रहे हैं। वह एक आवेदन भरता है और साक्षात्कार के दौरान ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी उसे नौकरी मिल जाती है। अब बेन अपनी अनिद्रा का उपयोग करके कुछ पैसे कमाने की कोशिश कर सकता है। उसके सहकर्मियों में से एक कैशियर शैरन है, जो बहुत अच्छी और मिलनसार है। एक रात वह देर से आती है और उनके बॉस जेनकिंस उसे डांटते हैं, लेकिन बेन उसे थोड़ा परेशान होते हुए नहीं देख पाता। नौकरी काफी उबाऊ हो जाती है, इसलिए बेन ध्यान भटकाता रहता है और ग्राहकों को घूरता रहता है, इसलिए जेनकिंस को भी उसे लगातार डांटना पड़ता है। शेरोन अपनी घड़ी को टेप से ढक कर रखती है और स्टो की घड़ी को देखने से बचती है, क्योंकि समय देखने से ऐसा लगता है कि वह धीमी चल रही है। बेन का दूसरा सहकर्मी बैरी है, जो एक बार एक मूर्खतापूर्ण साइकिल वीडियो के कारण इंटरनेट पर वायरल हो गया था। तब से वह अपनी रातें स्कूटर पर स्टो पर बिताता है। बैरी और मैट मीट सेक्शन के प्रभारी हैं और अपना समय उत्पादों के साथ अनुचित मजाक करने में बिताते हैं। वे शरारतें भी करते हैं, जैसे महिलाओं की टोकरियों में शरारती दिखने वाली शैम्पू की बोतलें रखना, ताकि पता चल सके कि क्या वे उन्हें गंदे खिलौनों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए खरीदती हैं। एक रात जब जेनकिंस आसपास नहीं होता, मैट और बैरी स्कूटर रेस शुरू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक महिला की शॉपिंग कार्ट से टकरा जाते हैं। 2 हफ्ते बीत जाते हैं और बेन स्टो की बोरिंग दिनचर्या में फंस जाता है। अपनी 8 घंटे की शिफ्ट को छोटा करने का तरीका खोजने के लिए बेताब, वह कल्पना करना शुरू कर देता है कि वह समय को ऐसे रोक सकता है जैसे कि उसे रिमोट से रोक दिया गया हो। वह खुद को सभी ग्राहकों के बीच बिना किसी आलोचना या घूरे के चलते हुए देखता है, लेकिन वह उन महिलाओं को घूर सकता है जो उसे अपनी इच्छानुसार हॉट लगती हैं। ये सब दिवास्वप्न करते हुए बेन अपने अतीत के बारे में भी सोचता है और कैसे वह अपनी कला के साथ सुंदरता को कैद करने में रुचि रखने लगा। जब वह बच्चा था तो उसके माता पिता ने एक विदेशी छात्र को अपने घर में रखा था, जो बिना कपड़ों के घर में घूमना पसंद करता था। उसके नग्न रूप को देखकर उसके अंदर कुछ जाग उठा और तब उसने चाहा कि वह समय को रोककर उसे हमेशा के लिए देखता रहे। अब वह कल्पना करता रहता है कि समय को रोक पाना कितना उपयोगी होगा। वह स्टो के ग्राहकों के कपड़े उतार सकता था और उन्हें अपनी इच्छानुसार अपनी ओर खींच सकता था, बिना किसी संकोच या आलोचना के उनकी सुंदरता की प्रशंसा कर सकता था। वह सिर्फ खरीदारी करने वाली महिलाओं से एक पूरी स्केचबुक भर सकता था और उसके बाद वह उनके कपड़े ठीक करना सुनिश्चित करता था। बेन इस मौके का फायदा शरारतों में भी उठाता था, जैसे जेनकिंस को गिरती हुई चीजों के नीचे रखना। दिन के दौरान सीन बेन से मिलने जाता है और उसे सूजी के बारे में बात करने के लिए कहता है, लेकिन बेन थका हुआ है क्योंकि वह बार बार वही भावनाएं साझा कर रहा है, फिर भी यह उसके दिल टूटने में कोई मदद नहीं करता। बेन और सीन एक साथ बड़े हुए और जब वे बच्चे थे तो सीन ने बेन को अपने माता पिता के बिस्तर के नीचे मिली गंदी पत्रिकाएं दिखाईं। इससे बेन को शरीर को देखने का एक और कलात्मक तरीका पता चला और कुछ हिस्सों को करीब से देखने का तरीका भी। लड़कों को पत्रिकाओं को देखने से अपनी पैंट में लकड़ी मिल गई, इसलिए जब सीन की मां ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा तो उसने सोचा कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं।
सीन वन नाइट स्टैंड का बहुत बड़ा प्रशंसक है, जिसे वह नेटली कहते हैं। ये नाम एक किशोर पड़ोसी से आया है जिसे वह बचपन में जानता था, जो लड़कों से पैसे लेकर उन्हें अपना भुगतान दिखाने के लिए कहती थी। स्टोर में बेन बैरी और मैट की बेवकूफी भरी शरारतों का शिकार होता है। नए कर्मचारी ब्रान का दावा है कि वह मार्शल आर्ट जानता है और खास पोज का इस्तेमाल करके सफाई करता है। जब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं तो ब्रान मैट को थप्पड़ मार देता है। बेन धीरे धीरे शेरोन पर क्रश विकसित कर रहा है और यहाँ तक कि उसके साथ अपना खाना भी शेयर करता है, जबकि वह चाहता है कि वह इस पल को हमेशा के लिए सहेज सके। एक रात बेन ये सुनकर हताश हो जाता है कि मैट ने शेरन को डेट पर जाने के लिए कहा और उसने इसे स्वीकार कर लिया। मैट डेट के लिए अपनी योजनाओं के बारे में गंदी बातें करने लगता है, इसलिए बेन को अपने सभी क्रश को याद करते हुए वहां से चले जाना पड़ता है। उसकी पहली क्रश एक पेशेवर धावक थी जिसे उसने ओलंपिक इवेंट में देखा था। वह उसकी ओर आकर्षित था क्योंकि वह नंगे पैर दौड़ती थी। उसका दूसरा क्रश उसकी बायोलॉजी टीचर थी क्योंकि बेन को उसके बहुत टाइट स्वेटर और सुंदर स्कर्ट पसंद थे। सबसे बड़ा क्रश तान्या था। एक दिन उसकी बांह टूट गई और वह प्लास्टर पहनकर क्लास में आई, इसलिए बेन को उसे इससे जूझते हुए या खुजली से निपटने के तरीके ढूंढते हुए देखना अच्छा लगा। जब तान्या ने उसे प्लास्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तो बेन ने केवल एक एक्स बनाया। प्लास्टर हटने के बाद उसकी बांह बालों से ढकी हुई थी और दूसरे लड़के उसका मजाक उड़ा रहे थे। बेन ने उसे दिलासा दिया और कहा कि वह अभी भी सुंदर है, इसलिए वह उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गई। जब तान्या ने उनसे पहली बार किस करने के लिए कहा तो बेन घबरा गया और उसने उसे अगले दिन मिलने के लिए कहा। उसे उम्मीद थी कि शनिवार को बिना किसी के स्कूल आने से वह और भी रोमांटिक हो जाएगा। हालांकि तान्या किस के लिए नहीं आए और फिर कभी क्लास में नहीं आई क्योंकि परिवार देश से बाहर चला गया था। वर्तमान में बेन और सीन शतरंज खेल रहे हैं और सीन बता सकता है कि बेन अभी भी ठीक नहीं है क्योंकि वह हार रहा है। बेन शेरोन के साथ स्थिति साझा करता है और सीन उसे सलाह देता है कि वह उम्मीद न खोए क्योंकि केवल एक डेट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बेन जानता है कि सीन पहली डेट पर हाथापाई करता है, इसलिए उसकी सलाह का कोई मतलब नहीं है। अगले दिन जब नाइट शिफ्ट शुरू होती है तो मैट समूह को शेरोन के साथ अपनी डेट के बारे में सारी जानकारी बताता है, जिसमें उसके शरीर का विवरण भी शामिल है। बातचीत में जेनकिंस ने बाधा डाली, जिसने घोषणा की कि वे अगले सप्ताहांत में दूसरी शाखा के कर्मचारियों के खिलाफ एक फुटबॉल मैच खेलेंगे। जब दिन आता है तो शेरोन उनका समर्थन करने के लिए आती है और बेन को ये देखना पड़ता है कि मैट उसके साथ कैसे फ्लर्ट करता रहता है। दूसरी टीम के पास अच्छी वर्दी और अच्छा संचार है, इसलिए बेन के समूह को ज्यादा उम्मीद नहीं है। जब मैच आखिरकार शुरू होता है तो दूसरी टीम तुरंत बेहतर साबित होती है। बेन का समूह गिरता रहता है और एक दूसरे से टकराता रहता है। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि जेनकिंस मैदान के बीच में ही बिजनेस कॉल लेता रहता है। उनके विरोधी कभी कभी गंदा खेल खेलते हैं, लेकिन रेफरी को इस बात का ध्यान नहीं रहता और बेन की टीम को जेनकिंस को उसे पीटने से रोकना पड़ता है। ब्रान एक बहुत ही खराब गोलकीपर है जो किसी तरह गेंद को अपने गोल क्षेत्र में उछालने में कामयाब हो जाता है। 1 मिनट शेष रहते बेन की टीम 26-0 से हार रही है, इसलिए जेनकिंस चाहते हैं कि मैच खत्म होने से पहले वे कम से कम एक गोल करें। योजना के अनुसार बेन ने गेंद को जेनकिंस को पास किया और उसने गोल क्षेत्र में गेंद को किक किया, लेकिन गेंद धातु की पट्टी पर उछल गई। मैट ने तुरंत गेंद को किक किया और गलती से जेनकिंस के चेहरे पर जा लगी। इस सब मस्खरी से थककर बेन ने कल्पना की कि इस पल को रोकना और शर्म से बचने के लिए मैच से बाहर चले जाना कैसा होगा। वह ड्रिंक लेने जाने से पहले 1 सेकंड के लिए शेरन को घूरता, लेकिन इस पल को एक अजीब सी आवाज से बाधित कर देता। अचानक एक आदमी भागकर बाहर चला जाता और बेन को एहसास होता कि वह कितना असफल है कि अपनी कल्पना में भी वह चीजों को अच्छे से नहीं कर सकता। मैच में वापस जेनकिंस की नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा है, इसलिए उसे डॉक्टर की जरूरत है। अपने बॉस को अस्पताल ले जाने से पहले मैट बेन से शेरन को घर ले जाने के लिए कहता है। हालांकि दोनों एक कैफे में पहुंच जाते हैं। बेन शेरन से मैट के साथ उसके रिश्ते के बारे में पूछता है, लेकिन वह कहती है कि वे सिर्फ दोस्त होने के नाते फिल्म देखने गए थे। मैट द्वारा बोले जा रहे झूठ को सुनकर वह डर जाती है और बताती है कि वह अकेली है क्योंकि उसका पिछला प्रेमी अमेरिका चला गया है। बदले में बेन उसे सूसी के बारे में बताता है। वे अपने जीवन के विकल्पों, कॉलेज और भविष्य के लिए अपने सपनों के बारे में कुछ देर तक बात करते हैं। शेरोन को लगता है कि चित्रकार रोमांटिक होते हैं क्योंकि वे हर चीज में सुंदरता देख सकते हैं। बाद में जब बेन शेरोन को घर ले जाता है तो वे दोनों असहज महसूस करते हैं, इसलिए उनका चुंबन करने का प्रयास विफल हो जाता है और यह गाल पर एक चुंबन बनकर रह जाता है। अगली रात जेनकिंस अपने चेहरे पर एक ग्रीवा कॉलर और पट्टियां बांधकर काम पर आता है।
वह दावा करता है कि उसे कोई दर्द नहीं है और घोषणा करता है कि वह जन्मदिन की पार्टी मनाएगा। शेरोन बेन से पार्टी में शामिल होने के लिए कहती है और वह सहमत हो जाता है। निजी तौर पर जेनकिंस लड़कों से कहता है कि उसे अपनी पार्टी के लिए एक गंदी डांसर चाहिए और बेन से उसे किराए पर लेने के लिए कहता है। अगली दोपहर बेन ने सीन से मदद मांगी और वह सहमत हो गया, बशर्ते कि वह भी पार्टी में शामिल हो सके। दोनों बार में जाते हैं और डांसर को देखते हुए बियर पीते हैं, जो थोड़ी लंगड़ी है। जब सीन उससे बातचीत करता है तो बेन शेरोन को भी एक विदेशी डांसर के रूप में कल्पना करने से नहीं रोक पाता। चाहे कितने भी दिन या हफ्ते बीत जाएं, बेन अभी भी सो नहीं पाता, हालांकि वह अब सूजी के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अपनी रात की शिफ्ट के दौरान वह कल्पना करता रहता है कि उसके पास समय रोकने की शक्ति है, लेकिन अब वह बेतरतीब महिलाओं को देखने के बजाय शेरोन को देखता है और कल्पना करता है कि उसके पास दुनिया का सारा समय है और वह उसकी सैकड़ों पेंटिंग बना सकता है। पार्टी से एक रात पहले शेरोन पुष्टि करती है कि वे साथ जा रहे हैं और स्टोर से निकलने से पहले बेन को चूमती है। इससे बेन का दिल टूट जाता है और वह आखिरकार फिर से सो पाता है। अगले दिन उसे एक गैलरी से कॉल आती है जिसमें कहा जाता है कि वे उसकी कलाकृतियां लेना चाहते हैं। बेन उत्साहित हो जाता है, इस बात से अनजान कि यह बैरी और मैट की एक और शरारत है। पार्टी से कुछ क्षण पहले सभी लोग तैयार होने लगते हैं और शीशे के सामने बहुत समय बिताते हैं। बेन वादे के अनुसार शेरन को ले जाता है और सीन अपनी मौजूदा प्रेमिका के साथ आता है। बेन को आश्चर्य होता है कि पार्टी में सूजी भी है, क्योंकि जेनकिंस उसके प्रेमी का भाई है। वे एक दूसरे से अजीबोगरीब लेकिन शालीन तरीके से मिलते हैं और बेन बिना बुरा महसूस किए उसे अनदेखा कर देता है। जब शरारती डांसर आखिरकार आती है तो वह जेनकिंस के लिए एक अच्छा शो पेश करती है, लेकिन उसका अंगरक्षक उसे छूने से रोकता है। सीन पूरी बात रिकॉर्ड करता है और जब डांसर कैमरे की तरफ मुड़ती है तो उसे पता चलता है कि यह उसकी पुरानी पड़ोसी नताली है, इसलिए वह उसे ड्रिंक के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता है। इस बीच जेनकिंस शेरन को चूमने की कोशिश करता है और उसे अपने कमरे में आमंत्रित करता है। शेरन उसे मना करती रहती है, फिर भी जेनकिंस उसके साथ हाथापाई करता है। जब वह उसे जबरदस्ती पॉपकॉर्न खिलाता है तो वह उसे वापस उसके मुंह में थूक देती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। उसे यह नहीं पता होता कि जेनकिंस का दम घुट रहा है। ऊपर बेन सूसी से टकराता है और वह फिर से हर चीज के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती और शेरन के उन्हें देखने से ठीक पहले उसे चूम लेती है। शेरन पीछे मुड़ती है और चली जाती है ताकि वह ये न देख सके कि बेन सूसी को अपने ऊपर से धकेल रहा है। जब बेन को एहसास होता है कि शेरोन ने क्या देखा है तो वह चाहता है कि वह समय को रोक सके या चीजों को सही तरीके से करने के लिए इसे पीछे भी घुमा सके। वह कुछ ऐसा सोचता रहता है जिससे वह उसे रोक सके, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता और शेरोन पार्टी छोड़ देती है जबकि बैरी एक बॉक्स में नीचे की ओर खिसक जाता है। इसके बाद बेन शेरोन के अपार्टमेंट की इमारत में जाता है, लेकिन जब वह उसकी आवाज सुनती है तो वह दरवाजा खोलने से मना कर देती है। बेन किसी दूसरे व्यक्ति के बाहर आने का इंतजार करता है और चुपके से अंदर जाकर शेरोन के अपार्टमेंट में भाग जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूसी के साथ हुआ था, वह वहीं खड़ा रहता है और शेरोन उस पर पूरी दुनिया के गुस्से के साथ चिल्लाती है। एक बार फिर बेन टूटे हुए दिल और कुछ भी करने के लिए नहीं के साथ चला जाता है। अगली रात बैरी एक कॉलर के साथ काम पर आता है क्योंकि उसे स्टंट के दौरान चोट लग गई थी और शेरोन कहीं नहीं दिख रही थी। जब बेन घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसे फिर से अनिद्रा की समस्या है। अगले बुधवार को बेन गैलरी में जाता है और पाता है कि यह सब एक शरारत थी। हालांकि गैलरी का मालिक अभी भी उसके काम को देखता है और बहुत प्रभावित होता है, इसलिए इस बार बेन को उचित समय मिलता है। कुछ समय बाद शेरोन को बेन की अपनी प्रदर्शनी का निमंत्रण मिलता है। कार्यक्रम की रात सीन को एक और लड़की ने मना कर दिया। बेन को यह देखकर खुशी होती है कि बहुत से लोग उसके काम की प्रशंसा कर रहे हैं और उसे न्यूयॉर्क के एक गैलरी मालिक से कार्ड भी मिलता है, लेकिन उसकी निगाहें सिर्फ शेरोन के आने पर टिकी हैं। उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि ज्यादातर पेंटिंग्स में वह बेहद खूबसूरत दिख रही है। शेरोन बेन को उसकी सफलता के लिए बधाई देती है और बताती है कि उसे एक ट्रैवल एजेंसी में नई नौकरी मिल गई है। बेन पार्टी की घटना के लिए माफी मांगता है और शेरोन बताती है कि पेंटिंग्स खुद ही सब कुछ बयां कर देती हैं। उस समय बेन शेरोन को चूमता है और समय को रोकने का नाटक करता है, लेकिन वह शेरोन को बिना रुके छोड़ देता है ताकि वे बाहर जा सकें। बीच में बर्फ गिरना बंद हो गई है और अब जोड़ा एक खूबसूरत नज़ारे के साथ चुंबन कर सकता है। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप इसी तरह के और वीडियो देख सकें।